फ्रेंड्स, सो चलिए मैं अब आपको दिखाता हूँ कि कैसे हमें एप्लीकेशन फिल करनी है हमारी। सबसे पहले हम जाएंगे आईआईटी खड़गपुर की साइट पे। ओके, सो ये है आईआईटी खड़गपुर की वेबसाइट। यहाँ से हमें एडमिशन्स में जाना है। उसके बाद जब हम एडमिशन में जाएंगे तो यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट, देन पोस्ट ग्रेजुएट, देन पीएचडी का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे हमें पीएचडी पे क्लिक करना है। उसके बाद जब हम नीचे जाएंगे तो हम देखेंगे कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर हमारे पास। जैसे हम जो इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप होती है उसके थ्रू जा सकते हैं, या फिर हमारी जो इंडिविजुअल फेलोशिप है जैसे कि CSIR, UGC, DBT, ICMR या इंस्पायर, इनमें से किसी की भी हो, या फिर अगर हम एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो भी हम जा सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से डिसिप्लिन्स हैं यहाँ पर, जैसे इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस, आर्किटेक्चर, रीजनल प्लानिंग, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज, देन रूरल डेवलपमेंट, लॉ, मैनेजमेंट एंड मेडिसिन। ओके, सो ये सारे हमारे पास बहुत सारे डिसिप्लिन्स हैं। ओके, इसके अलावा क्या है कि इन्होंने यहाँ पे अभी कुछ फॉर्मेट दे रखे हैं अगर हमें सर्टिफिकेट इसके लिए बनानी हो तो। और अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो फॉर्म होगा इसकी फ़ी कितनी है, तो 1000 रुपीज़ इसकी फ़ी है अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए, या फिर इवन EWS या OBC कैंडिडेट्स के लिए भी। जबकि अगर हम बात करें SC या ST कैंडिडेट्स या फिर वुमेन कैंडिडेट्स के लिए तो उसके लिए फ़ी है 500 रुपीज़। ओके, तो चलिए मैं अब आपको ले चलता हूँ कि ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि कैसे आपको फिल करना है। मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए 2 लिंक्स हमारे पास अवेलेबल हैं। एक तो है रेगुलर इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप या फिर इंडिविजुअल फेलोशिप के लिए, ठीक है, ऑटम सेमेस्टर के लिए, और दूसरा है वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। तो मोस्टली हम में से जो लोग होंगे वो स्टूडेंट्स होंगे, तो उन्हें यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। और जब आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से सबसे पहले, अभी ये रजिस्ट्रेशन का लिंक शो नहीं कर रखा है इन्होंने क्योंकि अभी जो डेट है वो जा चुकी है इसकी, इसीलिए आप अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं मेरी आईडी लॉगिन करके दिखा देता हूँ कि कैसे करके होगा। ओके, देखिए फ्रेंड्स, सो फिर मैंने अभी लॉगिन किया है। जब आप स्टार्टिंग में लॉगिन करेंगे तो कैसे कैसे करके चीज़ें आएंगी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से सबसे पहले आपको अपनी इंडिविजुअल जो कैटेगरी है उसे चूज़ करना होगा। जैसे कि मैं UGC JRF क्वालिफाइड हूँ तो मैंने यहाँ से अपनी कैटेगरी को चूज़ किया था। ओके, आप इसमें से जो भी कैटेगरी में फॉल करते हैं आप उसके अकॉर्डिंग से चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी जो प्रेफरेंस के जो भी डिपार्टमेंट या जो भी स्कूल्स चाहें वो आप चूज़ कर सकते हैं। मैंने ये 3 चूज़ किए थे और मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी एनवायरमेंटल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग और मुझे वो मिल गई थी। ओके, सो फिर आपने ये सारी डिटेल्स हैं यहाँ पे, अपना नाम, फादर्स नेम, आधार नंबर वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आपको फिल करनी है जो हर एक फॉर्म में होती हैं लगभग। आपको जब ये सारी फिल कर लेनी है उसके बाद आपको अपनी एकेडमिक डिटेल्स जो हैं वहाँ यहाँ पर वो सारी फिल करनी है। आपने कौन सा एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, कब क्वालिफाई किया है, फेलोशिप मिली, आपके पास इंडिविजुअल फेलोशिप है या नहीं है। ओके, ये सारी आपको डिटेल्स फिल करनी है। उसके बाद अगर आपकी कोई रिसर्च पब्लिकेशंस हैं या कोई एक्सपीरियंस है तो आप उन सब चीज़ों को यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपने फ़ोटो और सिग्नेचर्स को यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद जाके आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 1000 रुपीज़ पे करने हैं। और उसके बाद आप अपनी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे प्रिंट भी कर सकते हैं। कुछ इस टाइप से प्रिंट आएगा, आप देख सकते हैं इसे। ओके, और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको आपका एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना है। यहाँ पे देखिए, तो एक फील्ड में जो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी उसके अंदर मैं शॉर्टलिस्ट हो गया हूँ। चलिए मैं आपको एक कॉल लेटर दिखाता हूँ अपना कि कैसे करके इनका कॉल लेटर होता है। तो मैं इसको डाउनलोड करता हूँ पहले, फिर आपको दिखाता हूँ। सो दिस इज़ माई कॉल लेटर फ्रेंड्स। ओके, सो ये आप सभी को जो शॉर्टलिस्ट होंगे आप में से, आप सभी के पास ये कॉल लेटर आएगा। इसमें आपकी डेट्स भी मेंशन हो सकती हैं, हालांकि शायद इसके अंदर मेरी डेट मेंशन नहीं है। ओके, बट आपके केस में यहाँ पे आपके इंटरव्यू की डेट्स भी मेंशन हो सकती हैं। ओके, सो ये सारी चीज़ें थी। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर मेंशन होगा। ओके, सो इस टाइप का आपके पास एक कॉल लेटर आएगा। उसके बाद आपके पास एक और मेल आएगा और उस मेल लेटर में आपको डेट मेंशन होगी और आपको एक फील्ड चूज़ करनी पड़ेगी कि ठीक है, एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग मेरा डिपार्टमेंट है, बट उसके अंदर मैं किस फील्ड पे वर्क करना चाहता हूँ, आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है।
ओके, उसे आप फिल करेंगे। उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, और वहाँ पे जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आपका फ्रेंड्स एक रिटन एग्ज़ाम होगा, और जिन जिन लोगों का वो रिटन एग्ज़ाम क्लियर होगा वही लोग इंटरव्यू फेस कर पाएंगे। हमारे केस में लगभग 14-15 स्टूडेंट्स थे जिनका इंटरव्यू के लिए नाम आया था, मतलब जिनका रिटन क्लियर हुआ था। उसके बाद हम 14-15 जो स्टूडेंट्स थे, हमारा फिर फाइनल इंटरव्यू हुआ, और उसके बाद जो रिजल्ट्स थे उसे आने में लगभग 20-25 दिन लग गए थे। और उसके बाद जब रिजल्ट आया तो उन्होंने कुछ इस टाइप का ऑफर लेटर सेंड किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अलग है और जो पहले वाला था वो अलग था। ये पहले वाला ये था लेटर, ओके, आप इसे देख सकते हैं, ये नॉर्मल इंटरव्यू के लिए लेटर है, यहाँ पे मेंशन है, ओके। और यहाँ पे ये जो लेटर है ये एडमिशन के लिए, ये ऑफर लेटर है, सब्जेक्ट ऑफर ऑफ एडमिशन टू द रिसर्च प्रोग्राम PhD। और यहाँ पे इन्होंने फ़ी भी मेंशन कर रखी है कि जैसे अगर मैं मेरी बात करूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ जनरल कैटेगरी से, तो मेरी फ़ी है 58,330। अगर यहीं पे कोई और होता तो उसका, जैसे SC ST या PWD कैटेगरी से कोई होता, तो उसकी जो फ़ी होती वो 55,830 होती। तो फ्रेंड्स, ये था एप्लीकेशन प्रोसीजर, कैसे आपको ये सारी चीज़ें करनी है। सो चलिए अब हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं हमारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस के ऊपर। ओके, इंटरव्यू में क्वेश्चंस किस टाइप के आने वाले हैं। ओके, सो बेसिकली 4 पिलर्स हैं हमारे पास जिनसे रिलेटेड हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उनको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो इंटरव्यू का पैनल होगा बेसिकली, सो पैनल के अंदर 6 to 10 के अराउंड मेंबर्स हो सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया हो कि कितने मेंबर्स होने वाले हैं, सो हम वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। तो अगर हमें पहले से थोड़ा आइडिया रहेगा कि इतने सारे मेंबर्स हो सकते हैं, तो हम अपनी प्रिपरेशन और अच्छे से कर सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, वहाँ पे जाके नर्वस बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि वो लोग आपसे बहुत बेसिक चीज़ें ही पूछने वाले हैं। उनका पर्पज़ आपको ह्यूमिलिएट करना बिल्कुल नहीं है। वो सब आपसे वही जानना चाहते हैं जो चीज़ें आपको ऑलरेडी आती हैं या जिन पे आपने ऑलरेडी काम किया हुआ है। उन्हें बस ये जानना है कि जो आपने काम किया है वो आपने सच में किया भी है या नहीं। ओके, तो चलिए मैं आपको 4 पिलर्स बताता हूँ जिनसे रिलेटेड मेनली क्वेश्चंस आते हैं। ओके, 4 पिलर्स में जो पहला पिलर जिससे आपकी स्टार्टिंग होने वाली है वो होगा आपका इंट्रोडक्शन। ओके, सो आपको बेसिकली अपना इंट्रोडक्शन देना है। आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, आपकी स्कूलिंग कहाँ से है। ओके, उसके बाद स्कूलिंग के बाद आप बता सकते हैं आपकी ग्रेजुएशन कहाँ से है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन बता सकते हैं कि कहाँ से की है। ओके, सो ये जो पार्ट होगा इंट्रोडक्शन पार्ट, ये अराउंड आपका 10% वेटेज कैरी करेगा, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, सो ये फर्स्ट पिलर था इंट्रोडक्शन। सेकंड पिलर अगर फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं तो सेकंड पिलर में हमारे आने वाले हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन। ओके, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने अपना रिसर्च टॉपिक चूज़ किया था वेस्ट टू एनर्जी, तो सिंपली वो यही पूछ लेंगे व्हाट इज़ वेस्ट टू एनर्जी। ओके, या फिर ये यही पूछ लेंगे कि व्हाई हैव यू चोजन वेस्ट टू एनर्जी। ओके, सो कुछ इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस होने वाले हैं और इनका वेटेज कोई खास नहीं होगा, 15% के अराउंड इनका वेटेज होगा। अब जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आने वाला है वो है आपका थीसिस। आपने अपनी मास्टर्स की थी, एमटेक की या एमएससी की, उसमें अगर आपने कोई रिसर्च प्रपोजल दिया था या फिर कुछ आपने रिसर्च की थी, ओके, सो उसकी जो थीसिस होगी उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस थे। ओके, सो लगभग 35% जो वेटेज होगा वो ये कैरी करने वाला है। आपकी थीसिस, फॉर एग्जांपल अगर मेरी थीसिस थी स्पेशल एनालिसिस ऑफ ग्राउंड वाटर पे, तो वो लोग आपसे पूछने वाले हैं कि स्पेशल एनालिसिस के लिए आपने कौन सा टूल किया। मैंने बताया मैंने ArcGIS यूज़ किया। उन्होंने मुझसे पूछा कि इंटरपोलेशन के मेथड कौन से यूज़ किए, तो मैंने इंटरपोलेशन बता दिया। उन्होंने कंटूर से रिलेटेड मुझसे पूछा। ओके, फिर उन्होंने पूछा कि जो आपकी फाइनली जो आपका रिजल्ट्स आए आपने उनको कैसे अप्लाई किया। सो वो सारी चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं। आपने उसमें मेथोडोलॉजी क्या चूज़ की। ओके, आपने एरिया मीन्स आपका जो एरिया था वो कौन सा था, स्टडी एरिया बेसिकली। ओके, सो ये सारी चीज़ें वो आपसे पूछ सकते हैं अपनी थीसिस से। तो आपको अपनी थीसिस बहुत अच्छे से आनी चाहिए और मेक श्योर कि आप अपनी थीसिस को वहाँ पे लेके जाए। सो कैरी योर थीसिस विद यू व्हेरेवर यू गो। ओके, सो अब जो मेजर पिलर आता है या मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारा पिलर है, दैट इज योर रिसर्च इंटरेस्ट। ओके, और आपके रिसर्च इंटरेस्ट के बेसिस पे ही
सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं। सपोज आपने एक रिसर्च इंटरेस्ट होने का वेस्ट टू एनर्जी, ओके, सो वहाँ पे जो पैनल बैठा है उनमें से जिसका भी जो स्पेशलाइजेशन का एरिया वेस्ट टू एनर्जी होगा, फिर आगे का जो इंटरव्यू होगा वो जो प्रोफेसर होंगे वो कैरी करेंगे, ओके। और सबसे ज़्यादा जो आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आपके रिसर्च इंटरेस्ट के बेसिस पे। सो आप मान सकते हैं, एक रफली एस्टिमेट मैं आपको दे रहा हूँ कि अराउंड 50% जो आपका वेटेज रहेगा पूरे इंटरव्यू का वो आपके रिसर्च इंटरेस्ट पे रहेगा, ओके। सो आपके रिसर्च इंटरेस्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस होंगे, लाइक व्हाट इज वेस्ट टू एनर्जी, मैं अपने केस में बता रहा हूँ, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ वेस्ट टू एनर्जी, अगर हमने एनर्जी प्रोड्यूस की तो कितने डिफरेंट टाइप की एनर्जी हम बना सकते हैं, या फिर कितने डिफरेंट प्रोडक्ट्स हम जनरेट कर सकते हैं, ओके, इसके कोई साइड इफेक्ट है या नहीं है, इस टाइप से क्वेश्चंस आने वाले हैं फ्रेंड्स। और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होंगे ये, सो ज़्यादा आपको डरने की या ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, वो लोग आपको ह्यूमिलेट नहीं करना चाहते हैं बिल्कुल, ओके। सो ये तो 4 पिलर्स थे फ्रेंड, आप इन चारों पे वर्क कीजिए। मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अपने इंट्रोडक्शन पे वर्क करना है, ओके, बहुत क्रिस्प एंड कंसाइज आपका इंट्रोडक्शन रखना है। उसके बाद जो बेसिक क्वेश्चंस होंगे, यानी आपका अपना जो सब्जेक्ट एरिया है जिसमें आपकी मास्टर्स थी, उसके आपको बेसिक क्वेश्चंस कुछ आने चाहिए। फिर आपकी थीसिस, ये आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, ओके। इसका इंट्रोडक्शन, इसकी मेथोडोलॉजी क्या थी, आपका जो रिजल्ट्स थे वो क्या थे, ओके। आपने कोई टूल यूज़ किया तो कौन से टूल यूज़ किए, कैसे यूज़ किए, क्या एनालिसिस पैरामीटर्स थे, ओके, वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। देन फाइनली your research interest, so most of your interview will hover around your research interest, okay। अब कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं जो शायद ये कहें कि हमें पब्लिक स्पीकिंग में प्रॉब्लम होती है, ओके, सो हम कैसे बोल पाएंगे वहाँ पे 8-10 लोग वो जो बैठे होंगे उनके सामने। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ, यहाँ पे बहुत फेमस टेक्निक है, इसे बोलते हैं मिरर वर्क, ओके। सो आप लोगों को क्या करना है, आपको एक शीशे के सामने खड़े हो जाना है, ओके। और शीशे के सामने खड़े होने के बाद आप एक चीज़ और कर सकते हैं, आप अपने कैमरा को सेट कर सकते हैं ताकि आप अपनी गलतियों को पता कर पाएँ, ओके। बाद में जब आप इस चीज़ को देखें, इस वीडियो को देखें, तो आपको पता चल जाए कि आप कहाँ पे फंबल कर रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, आप कहाँ पे अटक जा रहे हैं, जो भी चीज़ें आप सारी इससे सीख सकते हैं, ओके। सो आपको क्या करना है, अपना कैमरा सेट करना है और एक शीशे के सामने खड़े हो जाना है, और कोई भी एक टॉपिक लेना है और बिल्कुल ऐसा अनरिलेटेड टॉपिक लेना है, ओके। उसके ऊपर 5 मिनट तक बोलते जाना है, जो आपके मन में आ रहा है बोलते जाओ, ओके। इसी को थोड़ा और इंटरेक्टिव बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि कुछ 8-10 टॉपिक्स की पर्चियाँ बना सकते हैं और सीधे आप वहाँ पे खड़े होकर एक पर्ची को पिक कर सकते हैं, जो टॉपिक आएगा उसी पे आपको बोलना है। ये एक्चुअली एक लेक्चरेट का तरीका होता है जो हम जनरली एसएसबी में यूज़ करते हैं, ओके। सो मैं आपको बता रहा था, जब फ्रेंड्स आप इस टेक्निक को यूज़ करेंगे और आप कंटिन्यूसली इस पे वर्क करेंगे तो आप देखना कि आपकी जो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स हैं वो कितनी ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी होंगी, ओके फ्रेंड्स। सो मेरी तरफ से यही सब था आपके लिए। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, and if you want more such content, please press the bell icon. Thank you very much friends.